वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज़ कौस्तुभ जायसवाल। आई स्टडी इन पीटी जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल एक्सप्लोरिंग मेडिकल पर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू, उनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उनके हैबिट, डेली रूटीन, मोटिवेशन, माइंडसेट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं। और इन सब चीज़ों को आपको बताते हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में उपयोग कर आप भी बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका के टॉपर फनेंद्र डीआर, जिन्होंने नीट में बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर किया और उनका ऑल इंडिया रैंकिंग था 36। जिपर में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा रैंक सिक्योर किया, उनका रैंक था 7 और एम्स में उनका रैंक था 77। इतने सारे कामयाबी हासिल करने के बाद आज फनेंद्र जिपमर पौंडुचेरी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। फनेंद्र को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। वेलकम हियर फनेंद्र। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। फनेंद्र, किसी भी कार्य की शुरुआत एक सपने से और एक सोच से होती है। आपको कब लगा कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए और आपको क्या चीज़ मोटिवेट करता था? मेनली जो है जनरली सारे के सारे लोग को मतलब आइडिया आती है कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप 8th में है या 9th में है, उस टाइम पे हमको जनरली दिमाग में आता है कि क्या करेंगे, आगे क्या करना है। तो मुझे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पे इंटरेस्ट होता था और साथ में ये जो डॉक्टर का काम है, ये बहुत अच्छा काम है एंड इसमें हम बहुत अच्छा खासा सर्विस कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन भी है। अगर मान लीजिए हम इंजीनियर वगैरह के लिए चले जाएँगे, इंजीनियर वगैरह बनेंगे तो उसमें पैसा वगैरह तो आता ही है, लेकिन ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर का ये नौकरी को इसलिए चुना क्योंकि मेनली मेरा मोटो था सैटिस्फैक्शन कि जो काम हम कर रहे हैं, उसमें हमें लगना चाहिए कि हाँ, हम सही काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हाँ तो फनेंद्र। इसलिए मुझे डॉक्टर बनने में बहुत इंटरेस्ट था। फनेंद्र, नीट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड रूप से कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आपने पढ़ाई करना कब से शुरुआत किया? ये जो नीट को ही हम जैसे डेडिकेटेड पूरा डिवोटेड करके हम 11th और 12th 2 साल हमने पूरे अच्छे से नीट के लिए प्रिपेयर किया है। फनेंद्र, जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे, पहले तो मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि फनेंद्र एक फ्रेशर है। फनेंद्र, जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो आपको 11th, 12th और बोर्ड तीनों को मैनेज करना था। तो आप तीनों को किस तरह से बैलेंस बना रहे थे? हाँ, तो मेन बात आती है कि जैसे नीट का और बोर्ड्स का सिलेबस काफ़ी अलग नहीं है क्योंकि मैं भी एक सीबीएसई सिलेबस के स्कूल में पढ़ रहा था, तो सिलेबस तो सेम था लेकिन प्रिपरेशन करने की जो मेथड था या स्ट्रैटेजी था वो बस थोड़ा अलग है। तो जैसे थियरी का पार्ट जो है वो हम बोर्ड्स के लिए जो कवर करते हैं वही ऑलमोस्ट सेम चीज़ को ही नीट के लिए भी कवर करते थे। लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा नीट के लिए थोड़ा-सा अलग से करते थे। लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे कॉन्संट्रेट करते थे। जैसे जब अपना बोर्ड का तैयारी खत्म होता था, जैसे थ्योरी पढ़ लिया तो बोर्ड का तैयारी खत्म, उसके बाद अपने क्वेश्चन्स करते रहते थे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इससे दोनों चीज़ें मतलब थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, उतना आसानी से तो बैलेंस नहीं हो रहा था। थोड़ा मेहनत के साथ दोनों चीज़ें बैलेंस हो जा रहे थे। अ, फनेंद्र, जब आप 11th-12th में भी थे तो आप टीचर को फॉलो करते थे कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि दोनों को बैलेंस करके चलते थे? कैसे, मतलब थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए। हाँ, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अ, मैं एक्चुअली बताया जाए तो मैं दोनों पे ज़्यादा फ़ोकस करता था और उससे अगर किसमें ज़्यादा ऐसे अगर पूछेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की बातों को मानता था और जब टीचर्स पढ़ाते थे मतलब मुझे पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा समझ में आता था और ज़्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ जाता था। अगर पढ़ते रहता तो बार-बार पढ़ने के बाद ही बस दिमाग में बैठता। हम्म। इसलिए मैं टीचर्स के क्लासेस में पूरा कॉन्संट्रेट करके सुनता था और हमारे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब उनकी क्लास में कभी बोर होना कुछ नहीं होता था। हमेशा क्लासेस पूरे इंटरेस्टिंग रहते थे और फुल नॉलेजेबल रहते थे। जिसकी वजह से मुझे टीचर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और साथ में मैं जो-जो क्लास में पढ़ के आया था या जो-जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको खुद से सेल्फ स्टडी करके एक बार अच्छे से मतलब एक प्रिंटेड जैसे मेरे दिमाग में बिठा लेता था। तो काफ़ी देर के लिए मुझे समय मतलब काफ़ी देर के लिए मैं उसे भूलता नहीं था। तो बार-बार कुछ-कुछ स्पैन के साथ फिर से उसको रिवाइज़ करते-करते मेरा हम्म। काम बन जाता था। और बाकी प्रैक्टिस तो खुद से ही करते रहता था। जैसे फिज़िक्स हो गया, फिज़िकल केमिस्ट्री हो गया, हम्म। सबका क्वेश्चन्स प्रैक्टिस खुद से करता था। तो फनेंद्र, आप किन किताबों पर स्टिक करते थे? आपके हिसाब से अच्छी अच्छी किताबों कौन कौन सी अच्छी अच्छी किताबें हैं? तो जैसे नीट जो है मेनली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो मैं पर्सनली ये प्रेफ़र करता था कि जो एमटीजी के एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम से एक एमटीजी पब्लिकेशन का किताब आता था, बायोलॉजी के लिए वो करता था एंड हम्म।
केमिस्ट्री के लिए मैं एमएस चौहान करता था ऑर्गेनिक के लिए, और एन अवस्थी करता था बाकी फिजिकल के लिए। हम्म, एंड फिजिक्स के लिए मैं अपना जो हमें मॉड्यूल दिया जाता था उसको प्रेफर करता था। हम्म, लेकिन मैं सबके लिए ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप किस किताब को फॉलो कर रहे हैं, हम्म, लेकिन ये ज्यादा मैटर करता है कि आप उसको कितना सिंसियरली कर रहे हैं। आप जो भी किताब फॉलो करेंगे उसको पूरा सिंसियरली करें, मतलब ऐसा ना करें कि कुछ किए कुछ छोड़ दिए। सारे के सारे बुक्स में ऑलमोस्ट सब चीज कवर ही रहता है, तो उसे सिंसियरली करने से ज्यादा फायदा होगा। मतलब आप जिस किताब पर स्टिक कर रहे हैं उस किताब को पूरा पढ़िए, शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छा एनालाइज करिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा तो स्टैंडर्ड्स किताब जैसे एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी की किताब आप नॉर्मल बच्चे लोगों को क्या प्रेफर करना चाहेंगे कि एनसीईआरटी मतलब सफिशिएंट बुक है कि नहीं? मतलब अभी लेटेस्ट के ईयर्स में जो नीट आ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो, अगर आप एक मेडिकल कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है वो। हम्म, आपको कुछ एक्स्ट्रा जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप एक अच्छा मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए देखना चाह रहे हैं। हम्म, अगर आपको मतलब पहले से एम ही है कि आपको अच्छा रैंक लाना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ टॉप करने का एम है, तो एनसीईआरटी तो साथ में पढ़ना ही है। साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना लेवल को पुश कर सकते हैं, जिससे हम मतलब बाकी लोग तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल का अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा फायदा होगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, वो सबसे बेसिक है। हम्म। आपने एनसीईआरटी के किताबों को कितने बार पढ़ा और हमको एटलीस्ट कितनी बार पढ़ना चाहिए बायो की किताबों को? मतलब ये कितने बार से ज्यादा, ये ऐसा रहेगा कि आप इसको कितने अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक चैप्टर मान लीजिए 4-5 पेजेस के है तो 1 घंटे में खत्म कर देते हैं एक चैप्टर, और ऐसा अगर करेंगे तो हमको 5-6 बार पढ़ेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, लेकिन मेरा जो रीडिंग का प्रोसेस था थोड़ा सा स्लो था, मैं धीरे धीरे पढ़ता था लेकिन अच्छे से पढ़ता था। हाँ, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं किया कि 5-10 बार उसको रिवाइज कर ले, उतना तो नहीं कर पाया था। हम्म, मतलब एक एवरेज में बता दिया जाए तो 2 टू 3 टाइम्स मैंने पढ़ा हुआ था। हम्म, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, लाइक 5 टू 6 टाइम्स पढ़ा होगा, और कुछ चैप्टर्स 1 या 2 ही टाइम्स पढ़ा होगा। तो हम्म, एवरेज में देखा जाए तो पूरा एनसीईआरटी 2 टू 3 टाइम्स पढ़ा था मैं। हम्म, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें, रेदर देन कि कितने बार पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ें। हम्म। फनेंद्र, आप अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ बताइए कि आप सुबह शाम कितने घंटे, मतलब आपका डेली रूटीन क्या रहता था? अच्छा, डेली रूटीन के बारे में अगर बताएँ तो मतलब ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर मैं अपना बताऊँ तो हम लोग सुबह लगभग 6:30 7 ओ क्लॉक के लिए उठ जाते थे, और फिर अपना 7:30 से लेके शाम का 4:30 तक अपना क्लास चलता था। तो मैं पूरा का पूरा मेन डे आवर्स में तो क्लास में बिज़ी रहते थे, अच्छे से सुनते थे और पढ़ते थे। और हम्म, बाकी उसके बाद में अपना मतलब थोड़ी देर जैसे रेस्ट हो गया, 4:30 5 ओ क्लॉक तो हो ही जाता था क्लास निकलने में। फिर 5:30 से 6 तक हम ऐसे ही थोड़ा जैसे घूमना-वूमना, थोड़ा रेस्ट लेते थे, और फिर 6 से शुरू करके मैं पढ़ता था लाइक अराउंड 8:30 तक पढ़ते थे। उसके बाद 8:30 में अपना डिनर वगैरह रहता था, तब डिनर के बाद हम फिर पढ़ने लग जाते थे, और मैं मेनली रात को ज़्यादा टाइम तक पढ़ता था, लाइक जनरली 1 1 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक तक भी कभी-कभी चला जाता था। हम्म, मैं मेनली मतलब रात को पढ़ना प्रेफ़र करता था, क्योंकि सुबह उठना मुझे मतलब हाँ, उतना आसान नहीं था उस टाइम पे, उठता तो भी नींद आ जाता था। लेकिन ये बाकी लोग अगर पूछे तो ये अपना-अपना मतलब अपने-अपने टाइमिंग्स हैं। हम्म, कुछ लोगों को सुबह सुबह के टाइम पे अच्छे से दिमाग खुला हुआ रहता है, अच्छे से हम्म। मतलब नींद वगैरह नहीं आता है तो वो सुबह पढ़ सकते हैं, जिनको रात में पसंद आता है वो रात में पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको एक ऐसा डेली रूटीन बनाना चाहिए जो आपको सूट करता हो, ऐसा नहीं कि किसी को फॉलो कर रहे हैं। जिस डेली रूटीन पे आप फिट बैठते हो उस डेली रूटीन को आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, हाँ। ये सही बात है कि हमको अपने ओन तरीकों को अपने को बनाने चाहिए, रादर देन फॉलोइंग समवन। हम्म। तो फनेंद्र, जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, थोड़ा सा टफ हो रहा है, मतलब डिस्ट्रेस हुए होंगे, तब आप उसको कैसे डील करते थे? क्या कुछ ऐसा फनी स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए मेनली मतलब अ, हम ये नीट का प्रिपरेशन जो है ये ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और इसमें मेनली हमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लाइक कभी-कभी हमें डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी-कभी जो हम प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें मान लीजिए वो थोड़ा टफ आ गया, अपना मार्क्स कम आ गया, तो
बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहा है, क्या करें, पढ़ना ही छोड़ देते हैं कुछ लोग तो। हाँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जब हमें लगे कि हम कुछ छोड़ रहे हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाई करना छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए, तो हमें ये चीज़ याद करना ज़रूरी है कि हमने शुरू क्यों किए थे। जब तुम अभी बीच में छोड़ रहे हैं तो हम शुरू क्यों किए थे उस काम को? तो वो जो हमारा एम है मतलब जो हमारा पुशबैक करने के लिए एक अच्छा-सा स्ट्रॉन्ग ये ग्राउंड है, उसे हमें याद रखना है कि हम शुरू क्यों किए। जब वो चीज़ को अच्छे से याद करेंगे तो हमें फिर अच्छा खासा सेल्फ मोटिवेशन ये सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। खुद से हमें मोटिवेट हो जाएँगे कि हमें ये आगे बढ़ाना है, हमें यहाँ रोकना नहीं है। हुँ। तो इसलिए मेनली जनरली तो यही होता है कि मार्क्स कम आते हैं, कभी-कभी तो डिमोटिवेट हो जाते थे और कभी-कभी ये डिस्ट्रैक्शंस आ जाते थे। जैसे डिस्ट्रैक्शन में शॉर्ट टाइम में अगर हम देखा जाए तो वो हुँ। बहुत फन मतलब बहुत अच्छा खुशी देते हैं कि हाँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। जब लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो फिर लगता है अरे यार! इतना टाइम मैंने वेस्ट कर लिया। तो जैसे मैं भी बीच-बीच में क्या कर रहा था, खेलने लग गया था। मतलब शाम को क्लास खत्म होते ही खेलने चले जाते थे और काफ़ी टाइम तक वही बर्बाद हो जाता था। और जैसे उसके बाद 1-2 टेस्ट में मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे तो मैं पूरा टेंस में आ गया कि क्या हो रहा है, मार्क्स कम आ रहा है। फिर थोड़ा अच्छे से आराम से शांति से बैठ के सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब मैंने क्या रिसेंटली क्या चेंजेस किए हैं अपने रूटीन में। तो हुँ। इसलिए मतलब ऐसा एनालाइज़ कीजिए कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो और आप इसको याद रखिए कि आप ये काम शुरू क्यों किए? आपने नीट के लिए पढ़ाई करना शुरू क्यों किए? और हुँ। अपने आपके एम को आप एक बार फिर से मतलब रिवाइज़ किए मतलब रिकॉल कीजिए कि आपका एम क्या है? आपको कहाँ तक पहुँचना है? अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आपको पहले से ही पता है कि काफ़ी सारे हर्डल्स आएँगे और उसको पार करके ही आपको जाना होगा। तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखने से बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। नीट टफ नहीं है, बस अपने आप को हम लोग को गाइड करना होता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में चलें, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्शन से बचें। कई बार हम लोग मतलब परेशान होंगे, लेकिन हम लोगों को ना हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हम पढ़ क्यों रहे हैं। अ, फणेंद्र, आप एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? हम लोग को तो कितना-कितना एमसीक्यू सॉल्व करना जैसे चाहिए सब्जेक्ट वाइज़? क्या आप इसको पर डे अ डेली रूटीन में भी रखते थे क्या? हाँ, बिल्कुल, एमसीक्यू जैसे क्योंकि नीट एक पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, तो जब आप नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एमसीक्यू को आपके रूटीन में रखना इज़ ए मस्ट। मतलब उसे आप भूलना ही नहीं है। रोज़ जैसे मान लीजिए आज सुबह क्लास में कुछ पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स और शाम को आके आप उसको थियरी वगैरह जो-जो रिवाइज़ करना था या जो-जो आपका प्रोसेस था, वो खत्म कर लिए। फिर लास्ट में प्रैक्टिस के नाम पे आपको एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करना है। उस टॉपिक का एमसीक्यू आप कहीं से भी ले लीजिए, आपका मॉड्यूल हो या आप जो मटेरियल रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब उससे आपको एमसीक्यू लेना है और एमसीक्यू को सॉल्व करते रहना है। तो इसी से हमको एक साइकोलॉजी ऐसा बनेगा कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे, ना कि बोर्ड के क्वेश्चन्स कि जैसे इतना लंबा-लंबा लिखते जाए, वैसे क्वेश्चन्स नहीं आएँगे। ये जो हुँ। छोटा-छोटा मेन फैक्ट बेस्ड और मेन मतलब क्या बोलते हैं उसे पिन पॉइंट टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्ज़ैक्टली आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एमसीक्यू बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपके क्वेश्चन्स में जो मतलब पेपर में जो क्वेश्चन्स आएगा उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा, एमसीक्यू सॉल्व करने से ना केवल हम लोग को ये पता नहीं हम लोग को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने आता है, लगे हाथ हमको ये भी सीखने को मिलता है कि एलिमिनेशन मेथड भी कुछ वर्क करता है। तो हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करना और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करना, दो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तभी हम लोग को ये चीज़ अच्छे से आएगा। फनेंद्र, जो 11th क्लास के बच्चे जो इस साल गए हैं, आप उन लोगों को क्या बात बोलना चाहेंगे? आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए 11th वाले मतलब अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पास अभी भी टाइम है, अभी तो पूरा 12th क्लास बचा हुआ है, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये बहुत गलत सोच है क्योंकि 11th मतलब मुझे लगता है 11th इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट क्योंकि 11th के और 12th के दोनों के सिलेबस इक्वली वेटेड है नीट में, तो आप 11th से शुरू करेंगे तो 12th में हमें प्रेशर कम पड़ेगा। तो 11th में हमें बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए प्रिपरेशन और जनरल प्रिपरेशन का मेथड तो यही है कि जैसे क्लासेस में जो पढ़ाते हैं उसका थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लीजिए एंड देन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप रिसेंट नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो को अपने हर उस फ्रेंड्स के पास शेयर करिए जो नीट की तैयारी कर रहा है या करने वाला है। हम इस चैनल पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकल सेक्टर एंड इंटरव्यू विद द नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट शेयर करते रहते हैं।